नमस्कार, मेरा नाम है संकल्प और एबीपी लाइव की टीम इस वक्त पहुंची है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। यहाँ पर संगीत है, कला है, साहित्य है और सबको मिला दे तो गुलजार साहब भी हैं। और गुलजार साहब पे जब बात करेंगे तो यतीन्द्र मिश्रा से बेहतर और कौन हो पाएगा। सबसे पहले तो एबीपी लाइव पे आपका स्वागत है सर। नमस्ते। गुलजार साहब पे जो किताब आई है, मैंने पढ़ा कि 15 साल लगे लगभग, आप उनसे संवाद करते रहे, लगातार मिलते रहे और ये किताब की शक्ल में ये तमाम बातें आई है। क्या कैसा अनुभव रहा? गुलजार साहब का क्या ऐसा कोई पहलू है जो हम लोगों को नहीं पता है, आप उनसे मिले हैं? मुझे लगता है कि एक बड़े फनकार का कोई भी पहलू कितना भी हम जानते हो, पब्लिक डोमेन में हो, लेकिन कुछ भी छूट जाता है। मैं किसी भी किताब को खास करके जो मैं काम करता हूँ बायोग्राफीज़ पे, उसको मुकम्मल नहीं मानता, क्योंकि अभी भी वो काम कर रहे हैं। अभी वो रिटायर नहीं हुआ और ईश्वर करे कि वो रिटायर ना हो, 100 बरस तक ऐसे ही काम करते रहें। तो अभी तो पता नहीं कितने गाने लिखने हैं उनको, कितने उपन्यास लिखने हैं, कितनी कहानियाँ लिखनी हैं, नज़में लिखनी हैं, फिल्मों के लिए डायलॉग और पटकथाएँ लिखनी हैं। उस लिहाज से अब तक का जो जीवन है वो सब गुलजार हजार राहें मुड़ के देखी में आया है और बहुत खूबसूरत ढंग से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे पक्षों को बताया। पार्टीशन के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में, कैसे दीना पाकिस्तान से 7-8 साल की उम्र में आए और दिल्ली में रोशन आरा बाग में बसे, उसका जिक्र है। फिर उनके अपने शुरुआती स्ट्रगल का मामला है, सिनेमा में आने का है, किस तरह से एक विचारे मोटर्स करके बॉम्बे में एक कार कंपनी में डेंटेड कार को वो कलर करते थे, वहाँ से बिमल रॉय के असिस्टेंट बने, फिर ऋषिकेश मुखर्जी से जुड़ा हुआ, फिर खुद की फिल्में बनाई, एनसीसीपी साहब के साथ मुलाकात हुई और ढेर सारी फिल्में बनाई, पटकथाएँ लिखी। आज भी बीड़ी जलाई जिगर से पिया या कजरारे या दिल तो बच्चा है जी जैसे गाने लिखने वाले गुलजार साहब बहुत रेलिवेंट है। वही हैं जिन्होंने आनंद के लिए डायलॉग लिखे हैं, जिन्होंने तमाम फिल्मों के लिए पटकथाएँ की हैं। तो गुलजार साहब एक मुकम्मल शख्सियत है, कला, संस्कृति, सिनेमा, म्यूज़िक के लिए एक ऐसे फ़नकार जिन्होंने एस.डी. बर्मन के साथ काम शुरू किया, ए.आर. रहमान तक, विशाल भारद्वाज तक काम कर रहे हैं। तो सारे जीवन के पक्षों को समेटते हुए मैंने काम करने की कोशिश की और ये किताब था। आपने जिक्र किया कि उनको पार्टीशन का जिक्र किया कि कैसे उनको अपने गांव की याद आती है, दीना की, कस्बे की। आपकी भी एक टप्पा पाकिस्तान करके एक कविता है, उसमें भी वो जो एक कैसे एक लकीर ने सब कुछ तकसीम कर दिया एक पल में, तो उस दर्द को उस कहानी में भी हम लोग महसूस करते हैं। गुलजार साहब जब जिक्र करते हैं अपने गांव या कस्बे का, तो वो क्या कहते हैं? अगर मुझे लगता है कि अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का दर्द हर एक इंसान महसूस करता है, जो एक साधारण आदमी भी है, एक किसान भी है, तो एक साधारण व्यक्ति है जो किसी भी कला में ना हो। गुलजार साहब शायर हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। शायर तो किसी दर्द को, किसी टूटन को ज़्यादा गहराई से महसूस करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यही उनका वो जो दर्द है वही दवा बन गई है कि जो शायरी है उसी ने उस फेज से उनको निकलने में भी मदद की है। और तमाम कविताएं हैं, भमीरी हैं, सरहद के पास सन्नाटों में, आँखों को वीज़ा नहीं लगता, या बहुत सारी कहानियां हैं, जामुन का पेड़, एलओसी, ओवर, और तो इस तरह की कहानियों में गुलजार साहब व्यक्त होते हैं। मम्मो का एक गाना है, 1000 बार रुके हम 1000 बार चले, या जब हम माचिस का गाना देखते हैं, छोड़ आए हम वो गलियाँ। तो मुझे लगता है कि भले वो कश्मीर के कंटेक्स्ट में वहाँ पे माचिस में वो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो दीना की गलियाँ जो छोड़ आए हैं उसको भी याद कर रहे हैं। आपने उनके गानों का जिक्र किया, आपने बताया कि बीड़ी जले ले, दूसरी तरफ वो सत्या का गाना है गोली मार भेजे में। एक जब हम लोग इन गानों को सुनते हैं और फिर हम लोग जैसे रिसेंटली अगर एग्जांपल ले, छपाक का गाना था जो टाइटल सॉन्ग था, हाँ, छपाक से पहचान ले गया, तो ये इतनी वैरायटी जो है एक शख्सियत में लिखने की, तो ये जब आपस में आप लोग बात करते थे किताब के रिसर्च के दौरान, उसके दौरान, तो उसमें भी क्या वो इस तरह के मेटाफर यूज़ कर देते थे कि सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाए? गुलजार साहब जैसे लोग, बिस्मिल्लाह खां साहब जैसे लोग, लता मंगेशकर जैसी शख्सियतें, ये बार बार जन्म नहीं लेने वाली इस धरती पे, तो इनको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। वो एक जुमले में कोई बात कहते हैं। जैसे मैं अक्सर गुलजार साहब से बात करता था, वो लिखते हैं, आपको भी उनके ऑफिस में बैठे जो उनका एक स्टडी रूम जैसा है, साधना कक्ष जैसा, तो एक बार उन्होंने बहुत सालों पहले मुझसे कहा था कि एक शायर का बेस्ट उसके डस्टबिन में ढूंढना चाहिए, जो लिखता है, मिटाता है, उसको फाड़ के फेंक देता है। तो अभी क्या सुंदर बात है, जो फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ है, जो नुआंसेस ऑफ लाइफ है, जो संघर्षों की आँच है, उनमें जो खदबदाता रहता है, जो कुछ देगची पे पकता रहता है,
उसके कोई एक दो अर्थ, कोई एक दो सिमिली, कोई एक दो मेटाफर मिल जाए तो जीवन धन्य है। गुलजार साहब एक इंस्टीट्यूशन है, एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी और उर्दू को बराबर से हिंदुस्तानी जुबान में मिला रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, कंटेम्प्रेरी बने हुए हैं। 1960 में जो वो बंदनी में काम कर रहे हैं, वो आज छपाक तक आते या राजी तक आते हुए जो वो बात कह रहे हैं, दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, वो हम और आप महसूस कर रहे हैं। तो जो टाइमलेस लिखने का मामला है, जो कालजयी बनने का मामला है, जो किसी भी टाइम फ्रेम से, किसी भी डिस्कोर्स से, किसी भी समय से बाहर कर देने का जो जतन है, वो उनको बड़ा बनाता है। वो हमारे सीनियर पीढ़ी ने भी उनको बहुत प्यार से सुना है, इस मोड़ से जाते हैं। उसके ऊपर की पीढ़ी ने भी सुना है, झिरझिर भर से सावनी अखियाँ, या एक था बचपन, हमने भी सुना है, छोड़ा है वो हम गनिया, और बिल्कुल नए बच्चे भी सुन रहे हैं। ये एक जो बहुत बड़ा एक पूरी टेपेस्ट्री है, गुलजार साहब को बड़ा बनाती है, एक शायर के बतौर, एक इंसान के बतौर, एक फनकार के। आखिरी सवाल सर कि आपने कहा कि एक किताब में नहीं समेटा जा सकता, खासकर गुलजार जैसी शख्सियत को, तो क्या आप अभी और गुलजार साहब पे लिखेंगे या आपने कुछ सोचा? मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर लिखूंगा। अगर मुझे लगेगा कि अभी कुछ बात छूटी है और गुलजार साहब उसको बताने के लिए इच्छुक हैं और पब्लिक पढ़ना चाहती है, पाठक पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। लिखना चाहिए, और मुझे ही नहीं, आप जैसे युवा लोगों को, जो लोग गुलजार फैन हैं, जो गुलजार साहब की शायरी को देखते हुए शायरी करने की ज़मीन में उतर रहे हैं, उनको भी लिखना चाहिए, करना चाहिए। एक यतीन्द्र मिश्र काफ़ी नहीं है, तमाम लोग मिलकर के बड़े मूर्धन्यों पे बात करें तो कुछ बात बन सकती है। बिल्कुल सर, और हम भी अपने एबीपी लाइव के दर्शकों से यही कहेंगे कि गुलजार साहब को जानिए, इस किताब के ज़रिए जानिए और दूसरी किताबों के ज़रिए भी जानिए, क्योंकि ऐसी शख्सियत को जब हम उनसे मिल नहीं पाते तो उनको किताबों के ज़रिए हम जानते हैं, उन लोगों के ज़ुबानी जो उनसे मिल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एबीपी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।